कहते हैं अखबार पढ़ना शौक नहीं होता बल्कि आदत होती है। सुबह चाय की चुस्की के साथ अखबार को पढ़ते कई लोगों को आपने देखा भी होगा। लिहाजा अखबार की आज की क्या है सुर्खियां, ये तो बताएंगे ही, साथ ही ये भी बताएंगे आज किन किन खबरों पर होगी हमारी नजर, साथ ही खबरें क्यों बनी हैं खास ये भी जानेंगे। रायपुर से हमारे साथ जुड़ेगी हमारी सहयोगी ममता लांजेवार। तो चलिए सीधा रुख करते हैं रायपुर का ममता के पास। तो ममता, अब देखा जाता है कि अखबारों में बहुत सारी खबरें होती हैं, बहुत खबरें बहुत खास होती हैं और हम देखते हैं कि सुबह सुबह चाय की चुस्की के साथ लोगों की एक आदत होती है कि अखबार पढ़ें। बिल्कुल देखिए, और सबसे पहले लोग इंतज़ार करते हैं जैसे ही सोकर उठते हैं अमूमन कि अखबार आ जाए और सुबह की क्या खबरें हैं वो पता चले, और जो 24 घंटे हैं उस दौरान क्या घटनाक्रम हुआ वो लोग जानना चाहते हैं। और यही वजह है कि कई बार आपने देखा होगा कि अगर अखबार आने में थोड़ी सी देर हो जाए तो लोग बाहर आके देखते हैं, पूछते हैं कि अभी तक के क्यों अखबार नहीं आया। तो जाहिर तौर पर अखबार के साथ एक लोगों का जो जुड़ाव होता है वो किसी से छुपा नहीं है। जी बिल्कुल। तो आज क्या कहते हैं, आज के अखबारों में क्या सुर्खियां, क्या खास खबरें? दैनिक भास्कर ने जो एक पहली खबर जो फ्रंट पेज पे छापी है, हम उसको बताना चाहेंगे कि स्कूल जैसे ही खुले, क्योंकि स्कूल चूंकि 16 महीने तक के बंद थे और उसके बाद स्कूल खुले, तो स्कूलों को लेकर खासतौर पे दिलचस्पी थी कि स्कूल खुलते हैं उसके बाद किस तरीके की स्थिति हो सकती है। एक बड़ी खबर और खासतौर पे गौर करने वाली एक खबर है कि स्कूल खुलने के बाद ही जो बच्चों के केस हैं वो बढ़ने लगे हैं और 24 घंटे में राजधानी में 8 सहित प्रदेश में 142 जो केस हैं वो मिले हैं। और संक्रमण से खासतौर पर अगर हम बात करें तो कोरबा में 7 और बलरामपुर में 1 बच्चा जो है वो पॉजिटिव मिला है। तो ये एक बड़ी खबर हम मान सकते हैं, क्योंकि अनलॉक होते ही जिस तरीके की सबसे ज्यादा अगर हम बात करें तो बच्चे सबसे ज्यादा संवेदनशील होते हैं और थर्ड वेव को लेकर भी जिस तरीके से एक कहें कि अनुमान लगाया जा रहा था कि बच्चे सबसे ज्यादा संक्रमित हो सकते हैं। अब चूंकि इस तरह के जो आंकड़े आए हैं इसको लेकर अब प्रशासन को समझने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है। हालांकि तमाम स्कूलों का हमने जायजा जो लिया था, हमने देखा था कि कोविड गाइडलाइंस का पहले दिन तो पालन दिखाई दिया, लेकिन आने वाले समय में कितना पालन हो पाता है और बच्चों को कितना मतलब एक तरह से कंट्रोल में किया जा सकता है कि वो एक दूसरे के संपर्क में न आए, ये एक बड़ी बात थी। अब चूंकि इस तरीके के मामले आए हैं कि कोरबा में 7 और बलरामपुर में 1 पॉजिटिव मिला है, इसके अलावा जो हम पूरे मामले देख रहे हैं रायपुर में जो है 8 और उसके साथ जो प्रदेश में ओवरऑल जो 142 संक्रमित मिले हैं और 2 संक्रमितों की मौत भी हुई। हालांकि बच्चे नहीं हैं, लेकिन फिर भी जो मामले बढ़ते जा रहे हैं तो उससे बच्चों को बचाने की जरूरत है। एक दूसरी खबर मैं आपको बताना चाहूंगी कि चूंकि हम किसी भी मुसीबत के समय होते हैं और एक भरोसा होता है कि पुलिस हम तक पहुंच जाएगी, बार बार ये कहा जाता है आप एक कॉल करिए किसी भी परेशानी में है, लेकिन भास्कर ने एक अच्छी खबर दी है कि अब चूंकि पुलिस इसलिए नहीं पहुंच पाती, कई बार ये शिकायतें भी आम हो गई है कि पुलिस समय पर नहीं पहुंच पाई है, तो उसका कारण यह है कि बजट मिलने के बाद भी काम शुरू नहीं हुआ है। आम लोगों से जुड़े हुए ऐसे कई प्रोजेक्ट अटके हुए हैं जिसके कारण खासतौर पर अगर हम बात करें तो वित्तीय स्वीकृति नहीं जो मिली है उसके कारण दिक्कतें हुई और फाइल जो इधर से उधर घूम रहे हैं। और आम आदमी अगर किसी मुसीबत में फंसता है, खासतौर पे अगर हम बात करें तो डायल 112 ये बहुत बेहद योजना थी जो 1 साल से अटकी पड़ी है। यानी कि किसी जगह अगर दुर्घटना होती है और कोई हादसा होता है, क्राइम होता है, वहां पर पुलिस पहुंच जाती है, लेकिन 5 रेंज में एक ये इसको लेकर खासतौर पर दिक्कत है। 5 रेंज में जो साइबर थाने खोलने के लिए पिछले साल अक्टूबर में नोटिफिकेशन जारी हो चुका था, तो उसके सेटअप को अभी तक की मंजूरी नहीं मिली है। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि किस तरीके से साइबर क्राइम हो रहे हैं, उनकी संख्या बढ़ रही है, तो ये तमाम चीजें काफी जरूरी है। तो ये एक महत्वपूर्ण खबर हम कह सकते हैं। दूसरी बात यह है कि पत्रिका ने एक खबर छापी है कि प्रदेश में अब खाद पर घमासान होगा और भाजपा के बाद जो कांग्रेस है वो अब सड़क पर प्रदर्शन करेगी। कांग्रेस हालांकि लगातार ये आरोप लगा रही थी कि केंद्र सरकार जो है वो खाद में कटौती कर रही है, लगातार उन राज्यों में दे रही है जहां पे चुनाव है, लेकिन छत्तीसगढ़ के साथ में रवैया काफी खराब है केंद्र सरकार का और किसान परेशान हो रहे हैं। और हालांकि बीजेपी ने इसको लेकर प्रदर्शन किया था राज्य पर आरोप लगाते हुए कि किसान परेशान हुए, लेकिन अब सड़क पर कांग्रेस भी उतरेगी और प्रदर्शन होगा
इसको लेकर उन्होंने बताया कि किस तरीके की कांग्रेस की स्ट्रेटेजी है और 6 अगस्त को जिला और ब्लॉक मुख्यालय में प्रदर्शन किया जाएगा। इसके बाद प्रधानमंत्री के नाम जो है वो ज्ञापन सौंपेंगे कांग्रेस के लोग। एक चीज और अगर हम नई दुनिया में देखें तो टीके के बाद भी जो कोरोना की जो रिपोर्ट है वो जरूरी हो गई है, यानी कि जो लोग हवाई यात्री हैं वो आ रहे हैं उनको आरटीपीसीआर जो रिपोर्ट है वो देना नेगेटिव लाना जरूरी है। नेगेटिव अगर नहीं होगी तो एयरपोर्ट पे आरटीपीसीआर रैपिड एंटीजन टेस्ट करवाना होगा और उसके बाद जो चीजें हैं जो गाइडलाइंस है उसका पालन करना होगा, आइसोलेटेड होना पड़ेगा। तो भारत ने एक खबर छापी है कि भारत स्मॉल बम की ओर बढ़ रहा है। ये ओवरऑल अगर हम बात करें तो अमेरिकी मॉडल बताता है कि नवंबर में जो है वो तीसरी लहर जो है वो पीक पर होगी और केंद्र का अनुमान भी है कि अक्टूबर से संक्रमण का खतरा जो है वो उसमें तेजी आएगी। अब बच्चों के मामले में ये जो आशंका व्यक्त की जा रही है, इन्होंने बताया कि ये अटकलें हैं महज और 8 राज्यों में 1 के पार जो अभी R फैक्टर पहुंचा है वो एक बड़ी बात है। हरिभूमि ने एक इंटरेस्टिंग खबर दी है कि बीजेपी जब सत्ता में थी तो उन्होंने उनको जो है वो लगातार फंड मिल रहा था, आजीवन सहयोग निधि जो है हर साल करोड़ों रुपए आते थे। लेकिन जैसे ही सत्ता गई है सांसदों और विधायकों ने हाथ खड़े कर दिए। 3 साल से पार्टी को एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिली है और इसके लिए अभियान भी पार्टी नहीं चला पा रही है, क्योंकि कार्यकर्ताओं की बात छोड़ दें, कार्यकर्ताओं से हमेशा उम्मीद की जाती है, लेकिन अब कार्यकर्ता इस बात को लेकर सवाल उठा रहे हैं, इसलिए भी पार्टी अभियान नहीं चला पा रही कि सांसद और विधायक क्यों नहीं जो है वो सहयोग नीति दे रहे हैं। तो ये एक हरिभूमि ने खबर छापी है। इसके अलावा अभी और जो प्रमुखता से बार बार सभी अखबारों में जो खबर है वो ये है कि केरल महाराष्ट्र के ट्रेनों और एयरपोर्ट पर वैक्सीनेशन के साथ आरटीपीसीआर रिपोर्ट जरूरी है। कल भी ये खबर प्रमुखता से थी। जी बिल्कुल, और ये आम जनता से जुड़ी खबरें हैं जो प्रमुख खबरें आपने बताई, और इसमें जो एयरपोर्ट वाली खबर ये बहुत ही महत्वपूर्ण है ममता, क्योंकि अभी ये खबरें आई थी कि अब आरटीपीसीआर की रिपोर्ट ले जाना अनिवार्य नहीं रहेगा, अब बिना आरटीपीसीआर रिपोर्ट के भी सफर कर सकते हैं। लेकिन एक बार फिर से चूंकि कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं, ये लागू किया गया है कि आप आरटीपीसीआर टेस्ट की जो 24 घंटे के अंदर की नेगेटिव रिपोर्ट हो वो लेकर जाएं। तो बहुत शुक्रिया ममता आपका तमाम अखबारों की बड़ी खबरें दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और चलिए अब और कुछ और अहम खबरों का हम जिक्र कर लेते हैं, जहां छत्तीसगढ़ सरकार हाथियों को जंगल में रोकने के लिए हर संभव उपाय कर रही है। सरकार अब प्रयोग के तौर पर हाथियों को जंगल में धान दे रही है ताकि धान के लिए वे बस्तियों की ओर ना घुसें, और हाथियों को खिलाने के लिए मार्केट से धान खरीदी की योजना पर अब विवाद खड़ा हो गया है। विपक्ष ने खरीदी प्रक्रिया में भ्रष्टाचार की आशंका जताई है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने पूछा कि जब सरकार इस साल खरीदा हुआ धान खुले बाजार में 1350-1400 रुपए प्रति क्विंटल बेच रही है, तो वन विभाग को 1 साल पुराना सड़ा धान 2000 से अधिक में खरीदने की कौन सी मजबूरी है। और इस आरोप को अकबर ने खारिज किया है। उन्होंने कहा कि सरकार का पैसा कहीं नहीं जा रहा, सरकार का पैसा सरकार के पास ही रह रहा है। तो वहीं पूर्व सीएम रमन सिंह ने सरकार पर निशाना साधा है। तो आखिर वन विभाग को 2000 से ऊपर में खरीदने की कौन सी मजबूरी कि जिसके कारण में सड़े हुए धान को यह निर्णय लेना पड़ा कि हाथियों को खिलाने के लिए 2000 से ऊपर में खरीदी की जाएगी। इसका क्या हाथियों को सड़ा हुआ धान अच्छा लगता है, या इसके पीछे राज्य सरकार की जो गोलमोल है उसको दबाने का प्रयास? कि हाथियों का दल जिस गांव में आए उस गांव में वो किसी मकान में तोड़फोड़ क्यों करे, उसके पहले ही धान के बोरे खोल के रख दिए जाएं। और खोल के रख देने पर ये होगा कि जब वो हाथी आएंगे और उनको आखिर अनाज के लिए, उनको खाने के लिए आते हैं, घर को तोड़ते हैं, तो वो अनाज को अपना चाहे तो खा ले। फिर मीटिंग के दौरान एक अधिकारी ने एक प्रश्न उत्पन्न किया कि हाथियों की मेमोरी बहुत शार्प होती है और लगातार वो बार बार फिर उसी स्थान पर आएंगे। तो हमारा ये कहना है कि यदि वो उसी स्थान पर आते हैं तो और अच्छा है, तो फिर पूरे राज्य बचेगा, वहीं आते जाओ खाते जाओ। उनको खिलाने के लिए तो जैसे हम फलदार वृक्ष लगाओ और अलग अलग रोपण करो जो हाथियों को पसंद है, इसका भी प्रयास वन विभाग कर रही है। ये अद्भुत बात है कि ऑक्शन में तो 1400 रुपये में बिक रहा है धान, और हाथी को खिलाने के लिए सड़ा धान 2000 में खरीदेगा फॉरेस्ट विभाग। ये भी अद्भुत विभाग है फॉरेस्ट। यदि हाथी को खिलाने के लिए जिस हाथी का रूट अभी तक तय नहीं हुआ है, वो हाथी को खिलाने के लिए धान को क्या पूरे जंगल में फैला देंगे,
क्या हाथी के लिए जैसे गौठान योजना बनाया वैसी कोई योजना बनाने वाले हैं कि हाथी वहां आएगा, सड़ा हुआ दाना भूसा खाएगा, पैरा खाएगा, ले जाएगा? ये अद्भुत योजना है कि हाथी को खिलाएंगे तो कौन मंत्री है भैया जो हाथी के लिए चारा लेके खड़ा रहेगा? कौन फॉरेस्ट गार्ड रहेगा? कांग्रेस विधायक के आरोपों के बाद मचे हंगामे पर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने बयान दिया। टीएस सिंहदेव ने न्यूज 18 से बात करते हुए कहा कि आरोपों पर सरकार ने स्थिति स्पष्ट नहीं की थी और विपक्ष भी आनंद ले रहा था। ऐसे में विधानसभा अध्यक्ष से इजाजत लेकर सदन से छुट्टी ली थी और बाद में पार्टी और शासन से स्थिति स्पष्ट होने पर सदन की कार्यवाही में शामिल हुए। उस सदन में मैं लगातार बाकी विधायकों के साथ बैठा रहूं और एक उंगली मेरे तरफ उठ रही है कि क्या हत्या का षड्यंत्र रच रहे हैं, मुख्यमंत्री बनने के लिए हत्या का षड्यंत्र रच रहे हैं। तो ये मुझे स्वीकार नहीं था कि जब तक ये स्थिति क्लियर नहीं हो जाती, मेरे लिए सहनीय नहीं रह गया था कि वहाँ बैठ के इस बात को मैं सुनता रहूं और स्थिति स्पष्ट ना हो। इसीलिए मैंने स्पीकर साहब से इजाज़त लेके सदन से मैंने छुट्टी ली। ये स्थिति जब स्पष्ट हो जाएगी मैं प्रजातंत्र के उस मंदिर में बैठने योग्य हूं कि नहीं, क्योंकि ये कोई छोटी बात नहीं है इस प्रकार से बात सामने आना। तो जब स्थिति स्पष्ट हुई, शासन की तरफ से भी स्पष्ट हुई, पार्टी ने भी कुछ कदम उठाए, तो उसके बाद स्पीकर साहब के यहाँ से भी, मुख्यमंत्री जी के यहाँ से भी, संभवतः कुछ विधायक, कुछ मंत्री साथियों का भी फोन आया था कि नहीं, वो जो गतिरोध उस प्रकार का था, शासन का भी बयान क्लियर आ गया है। फिर मैं आके मैंने सभा में, विधानसभा की कार्रवाई में भाग लिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर कोरबा से, जहां पर मोहल्ला क्लास में कोरोना मोहल्ला क्लास के 8 बच्चे कोरोना पॉजिटिव हुए। मानिकपुर क्षेत्र के कदम हा खार साहू मोहल्ला को बनाया गया कंटेनमेंट जोन। जिले में मिले 24 कोरोना पॉजिटिव मामले। तो कोरबा में स्कूल खुलते ही कोरोना अनलॉक हुआ और आप ये देखिए कि जैसे ही स्कूल खुले, यहाँ पर 8 बच्चे कोरोना संक्रमित पाए गए हैं और अब इस पूरे इलाके को, मोहल्ला क्लास के इस पूरे इलाके को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। तो मोहल्ला क्लास के 8 बच्चे कोरोना संक्रमित। मानिकपुर क्षेत्र के कदमाखार साहू मोहल्ला को बनाया गया कंटेनमेंट जोन। जिले में मिले 24 कोरोना पॉजिटिव केस। छत्तीसगढ़ में फिर कोरोना संक्रमण बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण हवाई यात्रियों पर फिर से सख्ती बरतने का फैसला लिया गया। एयरपोर्ट पर आरटीपीसीआर रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य कर दिया गया है। 8 अगस्त से छत्तीसगढ़ आने वाले सभी यात्रियों को अब आरटीपीसीआर रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य कर दिया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी करते हुए कहा कि वैक्सीन की दोनों डोज लगाने के बाद ही 96 घंटे के भीतर की नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना जरूरी होगा। सूरजपुर में स्कूल खुलने के दूसरे दिन ही 3 छात्र छात्रा कोरोना पॉजिटिव पाए गए। प्रतापपुर ब्लॉक के हायर सेकेंडरी स्कूल के 10वीं का एक छात्र और 12वीं की 2 छात्रा कोरोना संक्रमित मिले, जिसके बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने 14 दिनों के लिए स्कूल को बंद करने का आदेश जारी किया है। विद्यालय पंछीडांड में प्राचार्य द्वारा आज सूचना प्राप्त हुई है कि 3 बच्चे, जिसमें एक 10वीं का छात्र है और 2 छात्र 12वीं के हैं, ये पॉजिटिव पाए गए हैं। एहतियातन विद्यालय के और बच्चों का भी टेस्ट कराया गया, लेकिन किसी बच्चे में कोई लक्षण दिखाई नहीं दिए हैं। बच्चों के पॉजिटिव आने के पश्चात विद्यालय को करीब 14 दिन के लिए एहतियातन बंद रखा गया है और इसकी सूचना भी कलेक्टर महोदय, सीएमएचओ साहब सबको दी गई है। प्रदेश में मूसलाधार बरसात जारी है और आप टीवी स्क्रीन पर 3 तस्वीरें देख सकते हैं। जशपुर में भारी बारिश से मिट्टी डैम फूट गया। कोरबा में लगातार हो रही बारिश की वजह से मिनी माता बांगो बांध का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। फिलहाल बांध का जलस्तर 356 मीटर पहुंच गया। मुंगेली की मनियारी बांध लबालब भरा हुआ है। बांध का खूबसूरत नजारा देखने के लिए लोगों की भीड़ भी उमड़ रही है और इस दौरान लोगों की लापरवाही भी सामने आई, जहां पानी के तेज बहाव के बीच लोग जान जोखिम में डालकर जलाशय का वेस्ट गियर पर पार कर रहे हैं।
सफलता की शुरुआत जिंदगी में कहीं से और कभी भी की जा सकती है और इस बात को सच साबित किया है शुभम जगलन ने। शुभम ने हरियाणा के एक छोटे से गांव में रहकर गोल्फ खेलने का सपना देखा और अपनी मेहनत से उसे साकार भी किया। हमारे सहयोगी आनंद नरसिम्हम ने उनसे बातचीत की और जाना कि उनका ये सफर कितना मुश्किल या आसान रहा। आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाएंगे जिनकी उम्र तो कम है पर इरादों में दम है। मिलते हैं आज के गेस्ट उभरते हुए भारतीय गोल्फर शुभम जांगलान से। नमस्ते सर। आपके नाम भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है ना, 9 अंडर का कुछ? बहुत ही अच्छा खेला था उस दिन, क्वाइट अ लकी डे, बट वर्ल्ड रिकॉर्ड का तो बाद में पता चला था, बट क्वाइट एक्साइटिंग। शुभम जांगलान अपने आप को कहाँ देखता है आज से 10 साल बाद? इंडिया को रिप्रेजेंट करूं मैं, पीजीए टूर पे खेलूं, एट द एंड टू गेट अ मेडल फॉर इंडिया एट द ओलंपिक्स। लॉटोलैंड प्रेजेंट्स, जीतेंगे हम। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। चलते चलते एक नजर सुर्खियों पर। छत्तीसगढ़ के 4 दिग्गज नेताओं ने दिल्ली